श्रेय, कहाँ तक हो गया भाई? अपडेटेड है? अच्छा, ठीक है। आपका बैच ये वाला, राइट? ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इफ एल्स का, यानी कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट आप वीकेंड में प्रैक्टिस कर पाओ एटलीस्ट इस पे। कंडीशनल प्रोग्रामिंग मींस कंडीशंस के बेस पे प्रोग्राम्स का जो फ्लो है वो एग्जीक्यूट हो। अगर कंडीशन कुछ और है तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम चले, अगर कंडीशन कुछ और है तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम चले। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्लान बनाया कि भाई आज पार्टी करेंगे, ठीक है? तो उसमें कुछ आप लोगों ने कंडीशंस रखा, इफ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है देन आप लोग पार्टी करेंगे, एल्स आप लोग सभी घर जाएंगे। यानी कि प्रोग्राम तो आपने राइट कर लिए कि अगर इफ होता है तो ये वाला प्रोग्राम रन करना है, एल्स होता है तो ये वाला प्रोग्राम रन करना है। तो एक्चुअली में जो एआई और मशीन लर्निंग है वो बैकएंड में नेस्टेड इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स का कम्युलेटिव वर्जन है। बहुत सारे इफ एल्स यूज हो रखे हैं, मिलियन बिलियंस में इफ एल्स का कंडीशंस लग जाता है कि इफ समथिंग दिस, उसके अंदर इफ समथिंग दिस, ऐसे करते 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 वो चेक करता हुआ फाइनल आउटकम पे पहुंचता है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पर्टिकुलर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो बहुत सारे इफ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग को इफ, एल्स या इफ एल्स, और यहाँ पर हम इसे एलिफ बोल देते हैं। इन तीन प्रोग्राम के थ्रू आप इन सबको रन कर पाओगे, यानी कंडीशनल प्रोग्रामिंग में कैसे? इसके बगल में हमेशा स्टेटमेंट लिखा जाता है, ठीक है? स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिनका आउटकम, जिनका फाइनल वैल्यू बुलियन होना चाहिए। मतलब आपने कितना भी बड़ा कंडीशन लिखा वो लास्ट में ट्रू और फॉल्स बोलना चाहिए, यस या नो? ठीक है, अगर वो ट्रू और फॉल्स बोलता है तो उसके बेसिस पे ये कोड हमारा रन होगा। कैसे? इफ के बगल में अगर जब भी ट्रू वैल्यू पाया जाएगा, आप एक कंडीशन चेक करो या मल्टीपल कंडीशन एक लाइन में चेक करो, अगर फाइनल आउटकम ट्रू है इसका बुलियन वैल्यू में, तो कॉलन लगा करके आप इसके अंदर अपने कोड को लिख सकते हैं। और अगर इफ कंडीशन में वो कोड सेटिस्फाई होगा तो इफ के अंदर लिखा हुआ कोड रन होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इफ के अंदर लिखा हुआ कोड रन नहीं होगा। अब यहाँ पर ना कोड ब्लॉक आप राइट करते हैं, इसे हम बोलते हैं कोड ब्लॉक। क्या बोलते हैं? कोड ब्लॉक। क्यों? ये एक लाइन का भी हो सकता है और ये मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है, ठीक है? एंड सेम एज इट इज एल्स के अंदर में भी आप यहाँ पर अगेन कोड ब्लॉक को राइट करते हैं। देखिए, जब इफ कंडीशन आप लिखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। अगर ट्रू होगा तभी इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ट्रू नहीं आया रिजल्ट मतलब फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो एल्स कंडीशन को रन करेगा। और एल्स के बगल में आपको कंडीशन लिखनी नहीं होती। क्यों नहीं होती है लिखनी? क्योंकि इफ में ऑलरेडी चेक हो चुका है। अगर इफ भाई इस बैग में कुछ सामान रखा है देन हम उस पर वर्क करेंगे, और अगर नहीं रखा है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। तो एल्स में आप कंडीशन को चेक नहीं करते हैं, इसलिए एल्स के बगल में कोई भी कंडीशन नहीं होता। यस या नो? एल्स अपने आप में खुद एक बचा हुआ कंडीशन है कि अगर ये चला तो ठीक, नहीं चला तो ये वाला कोड चलना ही चलना है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? कुछ पूछना है तो बताइए। नो? ये इसका लिखने का एक सिंटेक्स है, मतलब इस तरीके से आप अपने कोड को लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए सिंटेक्स, आप लोगों ने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े हैं जिनका रिजल्ट ट्रू में आता है? कौन कौन से कंडीशन जिनका रिजल्ट फाइनली ट्रू या फॉल्स में आता है, बुलियन में आता है? बताइए। रिलेशनल ऑपरेटर, क्यों भाई अमन? क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स? वही कंपैरिजन वाले, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है? लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, यही है मेरे रिलेशन ऑपरेटर्स। इनका फाइनल रिजल्ट श्रेय क्या आता है? बुलियन में आता है। इसके बाद इस बहुत बढ़िया,
आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। इसके अंदर आपने इज और इज नॉट पढ़ा था, ठीक है। ये भी आपको बुलियन में रिजल्ट देता है। इसके बाद बताओ, नहीं इन नॉट इन का नाम क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे अंदाजा नहीं चलेगा इन और नॉट इन। देन जो बुलियन में आंसर दे, हाँ कौन सा? हाँ अभी बोला आपने कौन सा? बहुत बढ़िया, लॉजिकल, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसका एंड और नॉट, इन तीनों का रिजल्ट भी बुलियन में रहता है। इसके अलावा बताइए बिटवाइज का बुलियन में कब से आने लगा? क्या देता है? नहीं देता। और बताइए, कंपैरिजन हो गया, ये रिलेशनल को ही हम कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। बताओ भाई श्रेय, कोई बच रहा है इसमें? भाई 3 ऑपरेटर बचते हैं, टोटल 7 थे। अर्थमेटिक बचता है, बिटवाइज बचता है और असाइनमेंट ऑपरेटर, और इन तीनों का रिजल्ट ट्रू फॉल्स में नहीं होता। तो बच गए ये 4। इन्हीं 4 का मतलब इन्हीं 4 का हम यूज कर सकते हैं। ये बताने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कंडीशन जो इन चारों ऑपरेटर से मिलके बना हो या अकेला यूज हो रहा हो, तो वो इसके बगल में आ सकता है। कुछ पूछना है इस वाले स्टेटमेंट में? बताइए। नो, कैसे? देखिए, एज नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, और यूजर से ये लेंगे इनपुट में। यहां पर मैंने लिख दिया 27। कोई कंफ्यूजन? इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 निकलती है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ क्या यूज होता है भाई अविनाश? कंडीशन। और ये क्या है? अपने आप में कंडीशन है। ये क्या कर रहा है? ये एज को, एज की वैल्यू कितनी है? 27। 27 को चेक कर रहा है किससे? 18 से, कि क्या उससे बड़ा है या उससे बराबर है। छोटा कहाँ भाई? बराबर, या उससे बड़ा या उसके बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, जो कि ट्रू है, यस या नो, तो कॉलन लग के आप इसके नीचे कोड राइट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है ये इंडेंटेड होता है। ये जो कोड मेरा आया, आपने देखा जैसे ही मैंने एंटर लगाया, ये 4 स्पेस आगे आ गया अपने आप। भाई श्रेय यहाँ पर क्यों नहीं आया? बिकॉज ये जो मेरा कोड ब्लॉक है वो इंडेंटेड कोड ब्लॉक है। दूसरे लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस में प्रोग्रामिंग राइट किया जाता था, राइट, कि यहाँ पर इसके अंदर का आप यहाँ बगल में कंडीशन लिखते थे, करली ब्रेसेस में इसका कंडीशन लिखते थे, और जब इस करली ब्रेसेस से बाहर आ जाते थे तो इस कोड ब्लॉक कंप्लीट हो जाता था। लेकिन पाइथन में करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इफ आ सकते हैं। ऐसे में करली ब्रेसेस वही डिक्शनरी वाला हाल हो जाता है। आपको डिफिकल्टी आती है ना ढूंढने में कि कौन सा वैल्यू कहाँ रखा है, सेम इसमें भी इश्यू आ जाते हैं। इसीलिए पाइथन डेवलपर्स ने इंडेंटेड कॉन्सेप्ट का यूज किया। मतलब कॉलन लगाएंगे तो अपने आप 4 स्पेस आगे आ जाएगा कोड, और वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो इसके अंदर लिखा हुआ कोड है। इंडेंटेड कोड होगा, इस चीज को क्या बोलते हैं? इंडेंटेड। तो अगर बंदा 18 साल से ऊपर है, यू कैन वोट, यस या नो? बताइए। अभी तो वोट भी हो रहे हैं। 18 साल से ऊपर है तो ये वोट कर सकता है। किस पार्टी को करेगा उसका इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, बस वोट कर सकता है। और अगर 18 साल से ऊपर नहीं है या बराबर नहीं है तो एल्स चलना चाहिए। तो एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत है ही नहीं, इफ ऑलरेडी सेटिस्फाई कर देता है। और एल्स में क्या लिखे अविनाश? यू कैन नॉट अलाउड ALLOWED, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड। कोई डाउट? पहले ये कोड चला, इसके बाद ये कोड चेक हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया होगा? ट्रू। और ये कोड फाइनल क्या बन गया? इफ ट्रू, यस या नो? और इफ के बगल में ट्रू अगर मिल गया उसे, एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन, तो क्या चल जाएगा? इफ के अंदर लिखा हुआ कोड। और अगर इफ के अंदर लिखा हुआ कोड चल गया तो एल्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि कोई एक ही चीज काम करेगा, या तो इफ या तो एल्स। तो रन करेंगे, क्या आंसर आएगा भाई अविनाश? यू कैन वोट। परफेक्ट। और जैसे ही इसका एज मैंने 7 कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा? यू आर नॉट अलाउड। यानी कि जो मेरा कोड है उसके मैंने कंडीशनली प्रोग्रामिंग का यूज करके उसको मैंने अपने बेसिस पे चेंज कर दिया कि अगर कंडीशन ये मैच होती है, क्राइटेरिया ये मैच होता है, तो ये पोर्शन रन हो, ये मैच नहीं होता तो ये वाला पोर्शन रन हो। कुछ पूछना है इसमें? बताइए। कोई कंफ्यूजन? नो। इसी कोड को
यहाँ पर एज अ यूजर से इनपुट लेते हैं और इनपुट के लिए आप लोग को मैंने सिखा रखा है इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। एंटर योर एज। कोई कंफ्यूजन? क्या ये कोड सही है माजिद? है बताइए। मैंने रन किया और ये क्या, ये एरर कैसे आ गया? बताइए, कोई भी बंदा बताइए, ये मामला कहाँ फंसा? श्री, कोई ऑनलाइन कनेक्ट नहीं है क्या? अमित आज आया नहीं, बताइए। सोचिए, लॉजिकली सोचिए, मैंने पहले इसका सॉल्यूशन बता रखा है। चलिए एरर दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करिए। हाँ, एज में इश्यू तो है, लेकिन क्या इश्यू है? हाँ? नहीं, कॉलन यूज हुआ है, ये ना ना, कॉलन अगर यूज नहीं होता तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता, सिंटैक्स एरर होता। एरर पढ़िए और एरर पढ़ के समझिए क्या कह रहा है। इनपुट फंक्शन ना कुछ भी इनपुट लेता है, मैंने पहले स्टेटमेंट दिया था, वो क्या बना लेता है, उसे स्ट्रिंग बना लेता है। यानी अगर मैं 88 मेंशन भी कर रहा हूँ तो ये इंटीजर का 88 नहीं है, ये स्ट्रिंग का 88 है। वो दिखने में भले ही अविनाश एक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट वाला 88 है। और टेक्स्ट वाला 88 न्यूमेरिकल के 18 से मैच वो कंपेयर नहीं हो सकता कि वो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर दोनों स्ट्रिंग होते तो कंपेयर हो जाता, या दोनों इंटीजर होते तो कंपेयर हो जाता, या इंटीजर या फ्लोट होता तो भी कंपेयर हो जाता। लेकिन क्योंकि ऐसा वर्क नहीं कर रहा, इसलिए ये इशू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एज को टाइपकास्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा कि भाई इनपुट जो ले रहे हो उसको उसी वक्त क्या कर लेना, इंटीजर में बदल लेना। यस या नो? आप जैसे ही रन किया 88 किया, यू कैन वोट। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में बताइए? पक्का? 12 यू आर नॉट अलाउड। कोई डाउट? ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पर्टिकुलरली एक आपके पास स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर 4 स्टूडेंट हैं, अजय, रवि, राहुल एंड सुमित। क्लियर? आपको ना न्यू स्टूडेंट के नाम से एक इनपुट लेना है, ठीक है? अगर ये स्टूडेंट पर्टिकुलरली आपके स्टूडेंट डेटाबेस का पार्ट है, तो ये आप वो उस ग्रुप में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। योर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा मैसेज हमारा आ जाना चाहिए। और अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो उसका नेम क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। तो बताइए क्या कोड लिखूं यहाँ पर मैं? चलिए, क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है क्वेश्चन? देखिए, इनपुट ले रहा हूं मैं, एंटर योर नेम, राइट? अगर स्टूडेंट ऑलरेडी स्टूडेंट डेटाबेस का पार्ट है तो उसको मैसेज में बोले कि यू आर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, योर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो उसके स्टूडेंट डेटाबेस में जाकर के उसे ऐड कर दे। तो क्या कोड लिखा जाना चाहिए, बताइए भाई? सोचिए। इन क्या है फंक्शन? इन क्या है? ऑपरेटर है। इन फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है? इनका ही यूज होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है? बताइए कैसे यूज होगा? इफ इनपुट, इफ, सोचिए सोचिए, मैं तो बता ही दूंगा, मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहता हूँ आप लोगों से। विनाश, अच्छा आपका तो हुआ नहीं है। इन ऑपरेटर होता है मेंबरशिप चेक करने के लिए। अगर न्यू स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स में है तो क्या बोले? हाँ, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इफ न्यू स्टूडेंट इन
किसमें? स्टूडेंट्स में। अगर न्यू स्टूडेंट जो भी इनपुट होता है वो नेम अगर उसी में पाया गया, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है ना, यस या नो, तो क्या बोले प्रिंट में मैसेज, योर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ ऐसा, राइट। और एल्स में वेलकम वेलकम में क्या बोले, वेलकम करण, वो उसके डेटाबेस में जाकर के ऐड हो जाए, कुछ इस तरीके से। अगर करण है क्या इसमें, नहीं है, तो इनपुट में करण नेम जाएगा तो क्या मैसेज आ जाएगा, वेलकम करण, और उसके डेटा में भी जाकर के ऐड हो जाना चाहिए। तो ऐड कैसे होगा अमन, इस स्टूडेंट्स में जाकर के उसे मुझे ऐड कराना है, क्या करना पड़ेगा, अपेंड कराना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो मुझे स्टूडेंट्स डॉट अपेंड कराना है, किसको अपेंड कराना है, न्यू स्टूडेंट को, बहुत बढ़िया। ये रन किया, एंटर, और ये सारा कोड कंडीशनली एग्जीक्यूट होगा, एफ अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा करण, तो क्या कह रहा है मुझे, वेलकम करण, अभी बताऊंगा अविनाश किसके वो है, ठीक है। क्या करण क्वेश्चन, ये क्या करण वेलकम हो चुका है, तो इट मीन्स वो स्टूडेंट्स डेटाबेस में आ चुका होगा। श्रेय, अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस को प्रिंट करूं तो इसमें करण होना चाहिए, बिल्कुल है, राइट। और यहाँ पर मैंने लिखा अजय, बिकॉज अजय ऑलरेडी पार्ट है इस डेटाबेस का, तो योर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस या नो। देखिए यहाँ पर मैंने एफ क्यों लगाया, बताइए भाई, आप में से कोई बताइए। एफ मैंने इसीलिए लगाया फॉर्मेट करने के लिए स्ट्रिंग को, अविनाश। मैंने बोला कि एक तो वेलकम मैसेज दो, ये जस्ट एक मैसेज है, और जो भी स्टूडेंट का नेम होगा उस मैसेज के साथ साथ वो नेम भी शो करना, मतलब एक तो वेलकम मैसेज भी देना प्लस ये नेम भी शो करना। और ये एक वेरिएबल है और ये एक स्ट्रिंग है, ये एक मैसेज है, और मैं वेरिएबल और स्ट्रिंग को जब साथ में यूज करना चाहूँ तो मुझे एफ स्ट्रिंग यूज करना पड़ता है, इस तरीके से करली ब्रेसेस में, राइट। क्लियर है। आप यहाँ पर अगेन मैंने राहुल मेंशन किया माजिद, तो क्या बोलेगा, योर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कैसे नो, हाँ हाँ, एफ के बगैर एरर आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर, कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। वेलकम न्यू स्टूडेंट, भाई न्यू स्टूडेंट थोड़ा ना वेलकम होना चाह रहा है, हमारा नाम आना चाहिए इसका। और अभी मैंने क्या बोला, मैसेज के साथ जब वेरिएबल भी चाहिए, और वेरिएबल क्या है, जो नाम है, नाम क्या था इस बार, ये था XYZ, तो ये नेम प्रिंट होना चाहिए, न्यू स्टूडेंट प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ लिखा करण, तो करण आना चाहिए था ना यहाँ पर लिखा हुआ, और जैसे ही एफ लगा देंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा आ जाएगा, करण लिखा आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। चलिए अब सेम एज इट इज, आप लोगों ने लॉगिन और पासवर्ड का बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया होगा, राइट, उसी के अकॉर्डिंग कुछ प्लान करेंगे। यूजर आईडी इनपुट में यहां पर हमने बोला क्रिएट योर यूजर आईडी, कोई डाउट, ठीक है। पासवर्ड इनपुट में क्या बोला अगेन मैंने, क्रिएट योर पासवर्ड, राइट, ठीक है। तो ये दो तो इनपुट हो रहे हैं क्रिएट करवाने के लिए, उसके बाद दो इनपुट होंगे एंटर करवाने के लिए। नहीं, ये तो क्रिएट हुआ, क्रिएट करने के बाद आपको अगर अकाउंट लॉगिन करना है तो एंटर भी तो देना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला नेम भी इनपुट ले लेना, यस या नो, एंटर योर नेम। उसके बाद यूआईडी, यूआईडी मीन्स यूजर आईडी, इनपुट मैंने बोला एंटर योर यूजर आईडी। भाई अमन, एक तरफ मैं इनपुट ले रहा हूँ और एक तरफ मैं दोबारा इनपुट ले रहा हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों इनपुट में, नहीं नहीं, एक तरफ मैं क्रिएट करा रहा हूँ अकाउंट और एक तरफ री इनपुट ले रहे हैं ताकि उसको वेलकम करेंगे। क्रिएट करना और अगेन इनपुट लेना, दोनों में फर्क होता है ना, ये लो, एक साइन अप हो रहा है और एक साइन इन हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, कोई डाउट। और सेम एज इट इज मैंने, अच्छा मैंने दोनों का वेरिएबल, आ जाओ भाई, मैंने दोनों का वेरिएबल नेम सेम क्यों नहीं रखा, बताओ। नहीं, अगर मैं दोनों का वेरिएबल नेम सेम कर देता तो वेरिएबल ओवरराइट हो जाता ना, वेरिएबल बदल जाता मेरा, राइट।
तो यहाँ पर पीडब्ल्यू, तबीयत कैसी है भाई, तबीयत सही है, ओके। इनपुट में मैंने यहाँ पर बोला एंटर योर पासवर्ड, कोई डाउट तो नहीं। अब इफ कंडीशन, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए अमन, जब यूजर आईडी वो बना रहा था और जब वो यूजर आईडी एंटर कर रहा है और जो पासवर्ड उसने बनाया और जो पासवर्ड वो एंटर कर रहा है, जब वो दोनों सही होंगे, एग्जैक्ट मैच होंगे, तभी तो उसको लॉगिन या लॉगिन ये अलाउ करेगा उसको वेलकम के साथ, यस या नो। और अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो अलाउ नहीं करेगा, या दोनों में से कोई एक भी गलत होगा तो भी अलाउ नहीं करेगा, यस या नो। अविनाश क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ इसके बगल में क्या लिखूं फिर मैं, मुझे दोनों मैच कराने, दोनों एग्जैक्ट होने चाहिए। सोचिए क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, यूजर आईडी इक्वल्स टू या डबल इज इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया, डबल इज इक्वल्स टू यू आई डी होना चाहिए। मतलब जब वो बना रहा था और जब वो इनपुट कर रहा था वो दोनों बराबर होना चाहिए। और इसके बगल में पासवर्ड, इनके बीच में कुछ नहीं लिखना, कॉमा वॉमा लगाना है क्या है? नहीं, फिर एक से ज्यादा अगर हम कंडीशन चेक करते हैं, सुन लो, एक से ज्यादा कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो लॉजिक ऑपरेटर यूज होता है, भूल गए? एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर थे ना, मल्टीपल कंडीशंस को वैलिडेट करने के लिए, जैसे ना। अब क्वेश्चन ये कि इधर एंड आएगा या और आएगा? एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, और का मतलब, ठीक है, जैसे नो। भाई यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंड, और एंड में मैं क्या बोल दूंगा कि पासवर्ड बराबर होना चाहिए किसके, पीडब्ल्यूडी के बराबर होना चाहिए। देखिए जब ऐसा कंडीशन आप लिखते हैं ना, तो यूजर के रीडेबिलिटी के लिए आप इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ऑल्दो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस एक रीडेबिलिटी मेंटेन रहेगी। क्यों? एक कंडीशन ये रहा और दूसरा कंडीशन ये रहा, ये नो, ये टपल नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब तक कॉमा नहीं लगा तब तक ब्रैकेट में टपल नहीं बनता। तो यूआईडी और यूआईडी अगर बराबर हुआ तो ट्रू होगा, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी बराबर हुआ, पासवर्ड और पीडब्ल्यूडी, तो ट्रू होगा। एंड अमन ट्रू एंड ट्रू मिलकर के क्या रिजल्ट आता है? अरे ट्रू एंड ट्रू फॉल्स कैसे हो जाएगा भाई? ट्रू एंड ट्रू, सही एंड सही मिलकर के सही कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू मिलकर के फॉल्स, दोनों कंडीशन में या मल्टीपल कंडीशन में एंड में अगर कहीं पर भी एक भी फॉल्स आ जाता है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। अगर बंदे ने यूजर आईडी सही दिया और पासवर्ड गलत दिया, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, तो अगेन इफ क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो मतलब इफ नहीं चलेगा, इफ कब चलेगा? जब दोनों सही होगा, यस या नो। यहां पर मैंने लिख दिया वेलकम, अगेन वही अविनाश एफ स्ट्रिंग में, राइट। वेलकम क्या लिख दिया मैंने, नेम, क्योंकि मैं नेम लेना चाहता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या मैसेज लिख दिया, हाउ आर यू, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मैंने यहाँ लगा दिया स्लैश एन, स्लैश एन से क्या होगा गाइस? अरे आपको कैसे पता है? वीडियो देख रहे हैं, अच्छा। कोड क्यों नहीं चला रहे हो भाई? अच्छा, आगे वीडियो में मैंने गूगल कोलैब नहीं बताया क्या? चलो आज गूगल कोलैब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वेलकम और अमन या करण या जो भी नाम है वो हाउ आर यू करके पूछेगा, राइट। और अगर एल्स, अगर दोनों में से कुछ भी गलत है तो यहाँ पर क्या बोले, इनकरेक्ट पासवर्ड क्यों बोले बताओ? अगर आपने बोल दिया इनकरेक्ट पासवर्ड तो आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो कि पासवर्ड ही गलत है, यूजर आईडी सही है। और अगर मैं इनकरेक्ट यूजर आईडी लिख दूं तो इसका मतलब ये बता रहा हूँ कि पासवर्ड गलत है, तो पासवर्ड सही है, यूजर आईडी गलत है। तो हम यहाँ ये लिखते हैं इनकरेक्ट यूजर आईडी और कोई तो गलत है, एंड नहीं बोलेंगे, और मतलब कुछ गलत है इनमें से, ये तो यूजर आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है। ये रन किया, क्रिएट कर रहे हैं, बताइए क्या क्रिएट करें? हैं अजय @123, ये इसका यूजर आईडी है, पासवर्ड क्या है इसका, अजय 123, ये इसका पासवर्ड है, राइट। इसका नाम आप पूछ रहे हैं अजय, ठीक है। अब अगेन क्या पूछ रहा है, एंटर योर यूजर आईडी, अजय @1234, बाय मिस्टेक गलत हो गया हमसे, पासवर्ड सही है हमें याद है, अजय 123।
तो मुझे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड, राइट। कंडीशनली मेरा वर्क कर रहा है, प्रोग्राम का फ्लो मेरा कंडीशनली है। अगेन दोबारा क्रिएट करते हैं, करण @123 करण 1 और नाम इसका है करण, इस बार सही है KARAN करण @123 और पासवर्ड भी सही है करण 1। तो क्या बोलेगा, वेलकम करण, हाउ आर यू। वेलकम अमन क्यों नहीं बोला, क्योंकि नाम का इनपुट करण था, इसलिए करण के अकॉर्डिंग बोलेगा। मतलब आप पूरे में क्या समझे, से इस पूरे फ्लो में क्या समझ में आया। नहीं, बेसिक सा इफ एल्स है कि ये तो अब आपको पता लग गया, इतने सारे ये तो कोड बस इनपुट लेने के लिए लिखे हैं, इसका तो बस डेटा इनपुट लेने का काम है। एक्चुअली में कोड एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रहा है, इफ एल्स में, जहां पर कंडीशंस पूछे जा रहे हैं एंड उसके बेसिस पे रन किए जा रहे हैं। यस या नो, कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, आप इस तरीके से मल्टीपल इफ एल्स को लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बगल में ना डायरेक्ट मेरे पास एल्स आ गया। अब इसके नीचे मैं मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहता हूँ, मतलब ये भी कंडीशन हो, वो भी कंडीशन हो, ये भी, एक से ज्यादा कंडीशन, खाली वन इफ नहीं, मल्टीपल इफ। हाँ, तो भी यही बोलेगा। हाँ हाँ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, आगे अभी सीख लेंगे। इसमें मल्टीपल इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स के अंदर में वापस एल्स में जाए, चेक करे क्या पासवर्ड सही था, क्या यूजर आईडी सही था। अगर दोनों में से कुछ सही था तो वो सही रखे और दूसरे को गलत बता दे कि भाई ये वाला गलत है। लेकिन आप ऐसा कोड राइट नहीं करते, आप यूजर को नहीं बताएंगे कि हाँ पासवर्ड आप बोल सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड आप दोनों में से बोलते हैं कि कुछ गलत है, राइट। आप किसी का भी अकाउंट लॉगिन करिए, देखिए अगर यूजर आईडी गलत होगा तो बोलेगा इनवैलिड यूजर आईडी। कभी कभार कोई अकाउंट किसी का यूज करना, इनवैलिड यूजर आईडी बोलता है कि भाई पासवर्ड का फायदा क्या है जब अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट होगा तभी तो लॉगिन होगा ना। तो कहीं पे ऐसे कोड की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है हमें, जहाँ यूजर आईडी को पहले ऑथेंटिसिटी चेक करे कि ये ऑथेंटिक यूजर है, पता लगा यूजर ही नहीं है वो, तो फायदा क्या फिर। यूजर आईडी अगर सही है देन पासवर्ड मैच करे उसके अकॉर्डिंग, और पासवर्ड फिर वही डेटाबेस में रखा होगा और इनक्रिप्टेड रखा होता है। यहाँ तो सब सामने में दिख रहा है, ये सामने में नहीं होता, ये इनक्रिप्टेड होता है। ये आगे सीखेंगे कि ये इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है, कुछ अजीब सा लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से यहाँ लिखा रहता है, हमें नहीं पता होता वो क्या है लिखा है, लेकिन वो पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज इट इज, जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया धोनी, और हाँ यहाँ पर धोनी मैंने सर्च किया, तो देखिए इसका यूआरएल देखिए क्या है, अजीब सा यूआरएल है, देख रहे हैं। क्योंकि अगर इसने सही यूआरएल दे देता तो डेवलपर्स को पता लग जाता कि इसने किस डेटाबेस के कौन से वेब पेज में धोनी नाम के डेटा को स्टोर कर रखा है, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है गूगल के लिए। क्योंकि यूआरएल का मतलब होता है डेटाबेस का लोकेशन बताना, कि भाई जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओ, जैसे यहाँ आप जियो न्यूज पे गए, जियो न्यूज में आप यहाँ समरी पे गए, तो देखिए जियो न्यूज स्लैश समरी आ रहा है ना, मतलब जियो न्यूज के अंदर एक स्लैश समरी नाम का एक और वो बना होगा पेज, और उसके अंदर ये सारा डेटा है। समरी के अंदर में मैंने मान लेते हैं इस आर्टिकल पे क्लिक किया, तो समरी के अंदर इस आर्टिकल का नाम देखिए फिर से क्या किया, इनक्रिप्ट किया गया। भाई ये आर्टिकल भले ही ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये आर्टिकल यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आर्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनक्रिप्टेड ही होगा। अदरवाइज आप लास्ट रिसोर्स पे पहुंच जाओगे ना, तो आप फिर सिक्योरिटी कंसर्न प्रॉब्लम उसके लिए जनरेट कर सकते हो। तो 90% तो वेबसाइट इश्यूज देते ही हैं यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि नॉर्मल तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर होते हैं उनमें इनक्रिप्टेड होता है, उनमें पता नहीं होता कि ये डेटा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पे रहा है, राइट। तो सेम एज इट इज, ये जो पासवर्ड भी स्टोर होता है ये इनक्रिप्टेड होता है। अभी तो जस्ट हमने नॉर्मल लिख दिया, कुछ पूछना है इसमें बताइए। नो, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीपल इफ कंडीशंस, ठीक है। देखिए ये जो मल्टीपल इफ कंडीशंस होते हैं ना, ये इंडिविजुअल कंडीशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने एज ले लिया, नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया, ये तीनों मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया। इनपुट मतलब इनपुट फंक्शन के थ्रू नहीं, नॉर्मल इनपुट ले रहा हूँ। if age greater than is equals to 20,
यू कैन वोट, राइट। ध्यान से देखना, इफ के नीचे मैं इस बार एल्स नहीं लिख रहा हूं, मैं अगेन क्या लिख रहा हूं, इफ नेम इज इक्वल्स टू अजय, राइट। अगेन इफ परफेक्ट, इफ एंड इफ, पहले इफ का दूसरे इफ से कोई लेना देना नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट इफ है। अब मेरा सवाल ये है, ये मैंने लास्ट में लिखा एल्स, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 12 लिखा, नेम मैंने यहाँ पर लिखा करण, और एड्रेस मैंने यहाँ पर लिख दिया दिल्ली। अब मुझे बताइए आंसर क्या आ सकता है। और पहली मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल इफ है, एक इफ का दूसरे इफ से कोई लेना देना नहीं है, राइट। मतलब आप किसी एक से, जैसे आपने एक दोस्त को कॉल करके पूछा घूमने चलेगा, और दूसरे को कॉल करके बोलो भाई यहाँ पर मिलने आ जा, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सेम यहाँ पर जो इफ लिखे हैं, इनका आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हर इफ एक अलग इफ है। इफ एज की वैल्यू ग्रेटर देन 20 यू कैन वोट, नहीं है। क्या इफ चला ऊपर वाला, खत्म कहानी ऊपर वाले की, ठीक है। नीचे वाला इफ नेम इज इक्वल्स टू अजय, करण है, नहीं मैच हुआ। सेकंड इफ चला, नहीं। थर्ड इफ एड्रेस इज इक्वल्स टू नोएडा, नहीं चला। ना पहला इफ चला, ना दूसरा इफ चला, ना तीसरा इफ चला, बच गया मेरा लास्ट का एल्स। अब आपको ये बताना है ये एल्स किसका एल्स है, ये पहले वाले इफ का एल्स है, सेकंड वाले इफ का एल्स है, या लास्ट वाले इफ का एल्स है, तीनों का। देखो, जब आप इफ के बाद एल्स लिखते हैं तो वो जस्ट कंजिक्यूटिव इफ का एल्स होता है। जो लास्ट का इफ आया है, लास्ट का इफ कौन है, एड्रेस इज इक्वल्स टू नोएडा, तो ये एल्स उसी का माना जाएगा। ये इसका एल्स नहीं माना जाएगा, ना इसका एल्स माना जाएगा। ये किसका एल्स है, ये लास्ट वाले इफ का एल्स माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये इफ भी गलत है, ये वाला इफ भी गलत कंडीशन है, और ये वाला इफ भी गलत कंडीशन है, तो एल्स तो चेक ही नहीं होगा ना, एल्स तो चलेगा सीधा। तो एल्स चलेगा तो मेरा क्या आंसर आने वाला है, वी आर लर्निंग पाइथन। क्लियर है कंडीशन, कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में, नो। जब आप मल्टीपल इफ लिखते हैं और एक इफ का कोई दूसरे इफ से लेना देना नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट इफ्स होते हैं, ये कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। लेकिन इसके बाद जो एल्स लिखते हैं वो हमेशा लास्ट इफ का पार्ट होता है, कोई डाउट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन सही कर दिया, एक को मैंने नेम को कर दिया अजय। अब बताइए अब क्या आंसर आएगा, वेलकम अजय भी आएगा और वी आर लर्निंग पाइथन भी आएगा। अब सवाल ये कि ये वी आर लर्निंग पाइथन क्यों आएगा, लास्ट वाला एल्स क्यों चल रहा है, किसके वाले की, हाँ, क्योंकि लास्ट वाला इफ गलत है इसीलिए लास्ट वाला एल्स चल रहा है, राइट। तो आपको दो स्टेटमेंट आ जाएंगे, वेलकम अजय एंड वी आर लर्निंग पाइथन। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि बंदे ने एड्रेस सही कर दिया, आप वेलकम अजय, यू आर इन नोएडा और वी आर लर्निंग पाइथन आएगा या नहीं आएगा, है दीदी जी। एल्स कब चलता है, जब इफ नहीं चलता, जब इफ नहीं चलता देन एल्स चलता है, राइट। तो मैं जब रन करूंगा तो अमन क्या आंसर आने वाला है फाइनल, यू आर इन नोएडा, बस ठीक है। एल्स मेरा रन नहीं होगा, परफेक्ट, ठीक है। और फाइनल कंडीशन यहाँ पर मैंने एज की वैल्यू 10 कर दी है। अब मुझे बताइए, ठीक है, यू कैन वोट वेलकम अजय यू आर इन नोएडा, राइट। मतलब ये आपको पता लग गया कि ये इंडिपेंडेंट इफ्स हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट इन केस मैं एक इफ के बेसिस पे दूसरे इफ को चलाना चाहता हूँ, मतलब एक इफ चले तो उसके नीचे का इफ ना चले, अगर नीचे का इफ चले तो उसके नीचे का इफ ना चले, मतलब एक इफ दूसरे इफ से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, राइट, डिपेंडेंट है, एक इफ दूसरे इफ से डिपेंडेंट है।
और उसे हम बोलते हैं इफ एल्स लेडर, राइट। इफ एल्स लेडर यानी इफ एल्स की सीढ़ियां, एक इफ एल्स, दूसरा इफ एल्स, तीसरा इफ एल्स, चौथा इफ एल्स, और सेम एज इट इज वो चलता रहेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, मेरे पास 3 नंबर है, n1, n2 और n3, और चलिए 4 नंबर लेते हैं, n4। और इफ एल्स स्टार्ट होना मतलब आपका लॉजिकली सोचना, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। श्रेय, मुझे ये बताइए इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? n4, 45। लेकिन ये आंसर लॉजिकली प्रिंट होना चाहिए। मतलब मैं कुछ ऐसा कोड लिखूं इफ एल्स में, ऐसा सबको कंपेयर कराऊं कि मुझे अपने आप इन चारों में से ढूंढ के बता दे कि बड़ा नंबर कौन सा है। कल को ये नंबर डेटा बेस से बैकएंड से बदल सकता है, लेकिन मेरा कोड वही होना चाहिए, अपने आप आंसर मुझे प्रिंट करके दे दे। क्या लिखे यहाँ पर हम? मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर सबसे बड़ा है? सबको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं मान के चलूं n1 सबसे बड़ा है तो n1 n2 से भी बड़ा होना चाहिए, n3 से भी और n4 से भी। अगर n1 तीनों से बड़ा है तो इसका मतलब n1 सबसे बड़ा है। तो n1 के बगल में जो नंबर लिखा है ग्रेटेस्ट हुआ अमंगस्ट ऑल गिवन नंबर्स, यस या नो? और सेम एज इट इज n2 में, सेम एज इट इज n3 में, सेम एज इट इज n4 में। तो मैं कोड क्या लिखूं इधर? सोचिए। अमित, राइट? बताइए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, वरना मैं तो बताऊंगा ही अभी। आज श्रेय का ध्यान कहीं और है। कहाँ ध्यान है? क्या कहीं नहीं है? तभी तो पूछा कहीं है। बताओ कहाँ ध्यान है? हाँ एंड होगा, बिल्कुल। बताइए, इफ मान के चलते हैं कि n1 सबसे बड़ा था, इफ n1 ग्रेटर देन n2 एंड यही n1 ग्रेटर देन n3, यस या नो? एंड यही n1 ग्रेटर देन n4, इट मीन्स, श्रेय इसका क्या मतलब है? n1 अगर n2 से बड़ा निकल रहा है, n1 n3 से भी बड़ा निकल रहा है, और n1 n4 से भी बड़ा निकल रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट है। क्या लिखे इधर? n1 greatest, GREATEST, greatest amongst, AMONGST, amongst all given numbers। ठीक है, चलिए एक इफ हमने यहाँ पर चेक किया बस, दूसरा इफ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये पहला इफ चल जाए तो नीचे के इफ चलने ही नहीं चाहिए भाई। अगर आपको पता लग गया कि n1 सबसे बड़ा नंबर है तो फिर नीचे का कंडीशन क्यों चेक कर रहे हो? क्वेश्चन क्लियर है मेरा क्या? अगर मैं इसके नीचे इफ लिखता तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा ना कि इफ का दूसरे इफ से लेना देना नहीं है। मतलब ये इफ अगर चल भी रहा है तो भी ये इफ चल रहा है, ये नहीं चल रहा है तो भी ये चेक कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये चेक ही ना हो, एल्स आएगा। लेकिन मुझे तो कंडीशन क्लोज नहीं करना ना, मुझे तो अभी पूछते रहना है। एल्स इफ, बहुत बढ़िया, एल्स इफ आता है मेरे पास, राइट। मतलब अब मैं एल्स में कह रहा हूँ कि इफ इसे चेक करो। इस बार मैं एल्स में कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, इस बार मैं एल्स में पूरा एक कोड ही पास कर रहा हूँ, जैसे ना कि एल्स इफ ये वाला कंडीशन चेक करो, और फिर मुझे इसके बगल में कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कंडीशन? अब n2 को लेके चलेंगे, n2 ग्रेटर देन n1 एंड n2 ग्रेटर देन n3 एंड n3 ग्रेटर देन n4। तो इस केस में मुझे क्या बताना है? ये वाला, हाँ ठीक है। तो सेम मुझे इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना, और यहाँ क्या लिख देना है मुझे? n2 ग्रेटेस्ट अमंगस्ट ऑल गिवन नंबर्स। लेकिन सवाल ये है ना कि पाइथन में ना एल्स इफ ऐसे काम नहीं करता। आपने लिख तो दिया लेकिन ये चलेगा नहीं कोड। अगर ये रन करेंगे, देखिए एरर दे दिया इसने, ठीक है। एल्सिफ को पाइथन डेवलपर्स ने बोला कि इसी एल्सिफ को आप एलिफ बोलेंगे, ठीक है।
ये वही एल्स इफ है, लेकिन इसका शॉर्टर वर्जन बन गया क्या, एलिफ बन गया। कोई डाउट भाई अमित? नो, क्लियर है? वही है, ये क्या है, एल्स इफ। मतलब इस वाले इफ को चेक करो, अगर पहला वाला इफ चला तो वेल एंड गुड, नहीं चला एल्स इफ वाले इफ को चेक करो। और उसी एल्स इफ को बोलने का तरीका क्या बन गया, एलिफ। क्लियर है? मतलब अगर ये इफ नहीं चला देन ये इफ चेक होगा, यस या नो? अगर ये इफ चल गया तो ये इफ कभी चेक ही नहीं होगा। कोई डाउट इस वाले केस में? पक्का? ठीक है, चलिए सेम आगे बताइए। अगेन एलिफ, राइट? एलिफ। अब किसके लिए चेक करना है मुझे, एंड चलिए मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कहाँ का मुझे बदलना है, n3 n1 से ज्यादा होना चाहिए, n3 n2 से ज्यादा होना चाहिए, और n3 n4 से। क्लियर है? क्यों भाई विनाश? और फिर इसको मैंने यहाँ पर n3 ग्रेटेस्ट अमंगस्ट ऑल गिवन नंबर्स। फाइनल एलिफ। अच्छा अब बताइए, मैं एलिफ लिखूं या एल्स लिख करके छोड़ दूं? क्यों? अगर लास्ट कंडीशन है, देखो भाई अगर ये कंडीशन चला तो नीचे वाले कुछ नहीं चलने हैं, अगर ये नहीं चला तभी इसी पे पूछेगा और ये वाले पे पहुंचेगा, अगर ये चल गया तो फिर आगे के कुछ नहीं चलने हैं। क्यों भाई श्रेय? अगर ये नहीं चला देन तभी ये वाला कंडीशन पूछेगा, और अगर ये वाला कंडीशन भी नहीं चला देन आगे कंडीशन जाएगा, और अगले कंडीशन को एलिफ से बताने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ भाई ना n1 बड़ा है, ना n2 बड़ा है, ना n3 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, n4 बड़ा है। तो एल्स में कंडीशन चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, अपने आप कौन बड़ा निकलेगा। तो सीधा इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पर क्या लिख दिया, n4। कोई डाउट तो बताइए, ये इस वाले कोई कोड में कंफ्यूजन आ रहा है कैंडिडेट्स? कोई कंफ्यूजन? श्रेय, माजिद, अमित, अमन, बाकी बचे हुए? ये रन करें? हाँ, एलिफ से चल तो जाता, लेकिन दोस्त एलिफ के बगल में फिर कंडीशन बताते हैं ना, एलिफ खाली नहीं छोड़ सकते, एलिफ के बगल में मुझे पूरा कोड लिखना पड़ता है। किसके लिए, n4 के लिए। लेकिन इतना बड़ा कोड क्यों लिखे जब मेरा बचे हुए कंडीशन से ही काम चल जा रहा है। जैसे ही रन करेंगे तो कौन था सबसे बड़ा, तो अपने आप निकाल दिया ना उसने, यस या नो? चलिए नंबर बदले थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बड़े बड़े नंबर लेते हैं सो दैट आप भी उतने देर में कैलकुलेट ना कर पाओ, यस या नो? तभी तो पता लगेगा कि कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बताइए, अरे आप तो बता दोगे अनमोल है। इसका लेंथ बड़ा हो गया ना। हाँ, क्लियर है, यस या नो? अब 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 थोड़ा तो सोचने पे टाइम लग रहा है ना, राइट? ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्या हो रहा है कि हर बार जाकर के चेक कर रहे हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है उसके। लेकिन आप सोचिए, तो चलो 4 नंबर थे, कल को जाकर के 400 नंबर हो सकते, तो इतना बड़ा कोड लिखेंगे तो हालत खराब हो जाएगी हमारी। हाँ, उसके लिए लूप आता है हमारा। जब एक पैटर्न बन जाए, आपको पता है कि ये पैटर्न रिपीट मोड में चल रहा है, समझ जाना प्रॉब्लम कहाँ शिफ्ट हो चुकी है, लूप पे शिफ्ट हो चुकी है। लूप का यूज ही है कि एक पैटर्न को डिकोड कर लो और उस पैटर्न को लूप में चला दो, वो काम अपने आप करता रहेगा। ये इफ एल्स बार बार वो खुद चेक करता रहेगा, एक लूप में चेक करता रहेगा। क्लियर है? कुछ पूछना का बताइए भाई। अभी समझ नहीं आएगा भाई, अभी हमारा पर्पस लूप लगाना नहीं है, वो लूप में अलग तरीके से सीखेंगे, ठीक है? कुछ पूछना इसमें तो बताइए। तो ओके, चलिए अब ऐसे ही आप लोग इफ एलिफ एल्स का ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन अभी अभी करेंगे, ये अभी डन करना है। हाँ हाँ, ये वाला इफ, नहीं नहीं, ये वाले सारे इंडिपेंडेंट इफ्स हैं। हाँ, इनके लिए एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इफ्स है। अगर इनका एल्स देना चाहते हो तो इनका भी एल्स दे सकते हो, लेकिन इनका एल्स फिर ये इफ एल्स अलग है, इसका इफ एल्स अलग होगा, इसका इफ एल्स अलग होगा, हर एक का इफ एल्स अलग होगा। हाँ, कोड तो रन हो ही रहा था ना हमारा, लेकिन इस वाले में तो देना पड़ेगा। एल्स कंडीशन अगर यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल नहीं देते हैं तो यह आपको इफ एलिफ और एलिफ के बेस पे रिटर्न कर देगा, लेकिन गलत हो सकता है क्योंकि एक कंडीशन अभी भी बच गई है हमारी। हो सकता है कंडीशन आ रही हो लेकिन वो मैच ना हो पा रहा हो,
राइट, तो ये गलत हो जाएगा मेरा, क्लियर है? तो इसीलिए आपको लास्ट कंडीशन बताना पड़ेगा। कोई डाउट? ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक स्कोर ग्रेड सिस्टम डिजाइन करना है। क्या है इसका मतलब? हाँ, मैथ के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ तो लिख दिया ना मैंने, और हिंदी, क्लियर है? बताइए आगे क्या करें इसमें। स्कोर ग्रेड सिस्टम, इसका 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 इनपुट लेंगे नॉर्मल, जैसे टीचर मार्क्स भरता है, स्कोर कार्ड प्रिंट हो जाना चाहिए, यू हैव ऑब्टेन्ड समथिंग दिस काइंड ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड यू हैव स्कोर्ड इतना ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी, बी ग्रेड, बी प्लस, सी, डी, एफ, यू आर फेल, ऐसे करके ऑटोमेटिक जो क्राइटेरिया होता है 90 प्लस के किस में जाते हैं, ए प्लस में जाते हैं, 80 टू 90 किस में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोड लिखना पड़ेगा। राइट, क्लियर है? बताइए क्या करना पड़ेगा इसमें, वो आगे लिख लेंगे। अभी तो मैं मान लेता हूँ कि बंदा यहाँ पर नंबर डाल देगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मल लिख देगा, वो इनपुट के थ्रू बाद में कर लेंगे, है ना? यहाँ क्या करेंगे आगे? हाँ, सीधा ही, हाँ? भाई पहले इन सब का टोटल तो चेक करेंगे, टोटल कितना आ रहा है, राइट, यस या नो? टोटल कैसे पता लगेगा? मैथ्स प्लस साइंस प्लस हिंदी, ये टोटल मिल जाएगा मुझे। और टोटल का मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंट मैंने PRCENT, परसेंट मैंने क्या बोल दिया, टोटल डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बात तो बराबर ही है, क्लियर है? ठीक है, अब इफ मुझे किस पे अप्लाई करना है, परसेंटेज पे, क्योंकि परसेंटेज ही बताएगा। 90% 90 प्लस परसेंटेज है तो ए प्लस ग्रेड मिला, इसे नो। इफ, बताइए, परसेंट की वैल्यू, या परसेंटेज ही लिख देते हैं जब परसेंटेज बोल रहे हैं, है ना? अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90 निकलता है, और चलिए यहाँ पर आपने बोल दिया यू हैव कोड ए प्लस, राइट, विथ परसेंटेज भी लिख देते हैं इसमें, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं भाई? परसेंटेज अपने आप उठा लेगा यहाँ से और बगल में परसेंटेज लगा देगा, ठीक है? लेकिन 90 से अबव है तो उसके बाद आगे का क्राइटेरिया, फिर इफ आएगा, एलिफ आएगा। एलिफ क्यों आएगा विनाश? क्योंकि इंडिपेंडेंट इफ नहीं चाहते आप, ये नहीं चाहते हर इफ अलग हो, आप ये चाहते हैं ऊपर वाला नहीं चला देन नीचे वाला चले, तो एलिफ लगेगा उसके लिए, यस या नो अमित? ठीक है, एलिफ। अब इसका कितना रेंज होना चाहिए परसेंटेज का? 80 से ज्यादा है, कहाँ 75 जाएगा, 80 से ज्यादा 90 तक, 90 तक, है ना? यानी कि आपने बोल दिया कि परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू व्हाट, 80। 80 से ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स, भाई इस तरीके से लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? और किससे कम होना चाहिए, 90 से कम। एलिफ अगर परसेंटेज की वैल्यू अगर 80 से ज्यादा निकल रही है और 90 से कम निकल रही है या उसके रेंज में निकल रही है, तो उसको कितना स्कोर मिलेगा, ए, यस या नो? बताओ भाई क्या हुआ, मेरे को बताओ भाई। ये परसेंटेज टोटल कैलकुलेट होगा अपने आप, मान लेते हैं उसका 85% टोटल आया, तो 85 इसमें तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ये तो 90 अब पे चलने वाला कोड है। तो 80 से ज्यादा और 90 से कम अगर कोई नंबर उसका परसेंटेज आता है तो वो ए स्कोर को अचीव करता है। ये स्कोरिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है ना। ए प्लस कब आता है,
90 अबव पे, 80 से 90 पे क्या आता है, ए आता है। देन 70 टू 80 पे क्या आता है, बी प्लस आता है। 60 टू 70 पे क्या आता है, बी आता है। ये स्कोरिंग सिस्टम काम करता है, क्यों भाई श्रेय, ऐसे ही काम करता होगा राइट। ठीक है, अगला एलिफ, बताइए। तो क्या मैं, हाँ भाई विनाश कहाँ ध्यान है, 1 मिनट तो रुक जाएंगे, ये कोड नहीं रुकेगा लेकिन 70 है, नहीं एक ही बार में खत्म, तो फिर कोड ही क्यों लगा रहे हैं, फिर तो सीधा ही फेल पास कर दे रहे। इफ 30 से ऊपर है, 33 से ऊपर है, यू आर पास, और अदरवाइज यू आर फेल राइट। कोड खत्म होता है। नहीं स्कोर कार्ड बना रहे ऑटोमेटिक, जब सिस्टम में डेटा जाता है तो रिपोर्ट देता है कि नहीं देता है राइट। तो लेकिन बैकएंड में तो उसके लिए कोड लिखा होगा ना डेवलपर ने। अब होता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है, ये कोड हमें इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ता है राइट। हाँ चलिए, तो यहाँ मुझे क्या बताना पड़ेगा, बी प्लस राइट। हाँ 80 करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है यही बार बार यूज करना है मुझे। देखिए कोडिंग का कॉन्सेप्ट कहता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई कॉन्सेप्ट। लेकिन इफ एल्स में अगर कंडीशन अलग है तो करना पड़ेगा, ये ड्राई नहीं चल रहा है, कोड अलग अलग है। वो आप कहोगे सर एलिफ भी रिपीट ना करे, भाई वो नहीं करेंगे तो लॉजिक कैसे चेक करेंगे, मल्टीपल लॉजिक चेक करने के लिए इफ एल लगाना पड़ेगा हमें, क्लियर। इस वाले में क्या लिखे, 60 टू 70, क्यों भाई माजिद है। और इस वाले को नहीं, कॉपी पेस्ट तो है लेकिन लिखे क्या, ठीक है। अरे कहाँ सी में, ऐसे तो आधे से ज्यादा फेल हो जाएंगे लोग इंडिया में, 50-60 से नीचे है। सी का भी प्लस होता है क्या है? सी का प्लस नहीं होता भाई, सी का प्लस लैंग्वेज होता है खाली। सी का प्लस खाली कोडिंग लैंग्वेज है, मार्क्स में सी का कोई प्लस नहीं है। मतलब सी में भी आप उसे एक वो अबव लेवल पे दिखाना चाहते हैं। चलिए इसका क्या रखें, 40 टू 50 का रेंज। हाँ डी ग्रेड, हाँ इसके बाद फेल हो जाता है बंदा, है ना। 35 40 पे, हाँ अब ऐसा वैसा दे दोगे तो पास कर देगा, अलग बात है ना। हाँ जो कि हम आगे सीखेंगे राइट, ठीक है राइट। हाँ इमोजी भी आ जाएगा इधर, विंडो डॉट से आप इमोजी भी डाल देंगे ये, ठीक है। चलिए ओके, हाँ तो ये मेरा फाइनल कोड बना इधर राइट, और इधर मैथ्स के, ध्यान रखना अगेन इसका कोड सही चले, बंदे ने मार्क्स डाल दिए इतने, ठीक है, ये लॉजिकली रुकवाना है आपको, क्योंकि वो ये मान के चलोगे कि सामने वाला बंदा गलत काम करेगा, या आपको कंस्ट्रेंट लेना पड़ेगा कि मैथ्स के मार्क्स 0 या 0 के बराबर, या 100 से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा जा रहे हैं तो गलत मार्क्स, इनवैलिड मार्क्स हैं। यहाँ पर भी इफ एल्स लगेगा अगर रुकवाना है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ बंदा सही मार्क्स एंटर कर रहा है, अभी इतना मान के चल रहे हैं और कोड अपना चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, तो कितने आने चाहिए भाई, हमें नहीं पता, हम तो चेक करेंगे, ठीक है। तो ए ग्रेड विद समथिंग इतने परसेंटेज के साथ, चलिए इसे फेल करते हैं। हाँ क्या, मैं ये बोल रहा था कि ये भी स्टूडेंट के चेक करने के लिए, हाँ अरे भाई 10 स्टूडेंट का मार्क्स तो भरोगे ना भाई, या एक पे ही 10 को बता दोगे, 10 स्टूडेंट तो मार्क्स जब भरेंगे तो कोड ही तो रन करना उसके बाद, इसमें मेहनत कहाँ हो रही है, मार्क्स एंटर करने में, कोड तो बन चुका है ना, उसके बाद बस शिफ्ट एंटर ही तो लगाना है, क्यों, तो ये फेल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है क्लियर। क्यों फेल हुआ, अब हमें नहीं पता उसके कितने परसेंटेज है, क्यों, क्योंकि ऐसा हमने कोड नहीं लिखा कि वो एल्स में मुझे बताए कि कितना स्कोर किया, हमने ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन
नहीं किया। अगर करना है तो फिर वही बात, यहाँ पर आप परसेंटेज को शो कर सकते हैं, यस या नो। ठीक है, अब फिर वही बात, अब ध्यान से देखना। अब ना ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, ये कल कल नहीं मंडे को मुझे दिखाओगे। ऑनलाइन हेल्प मत लेना, मेरे चैनल पे होगा, ये मत वहां से पिक करना। कोशिश करना कि खुद से, क्योंकि वो A+ ला रहा है और परसेंटेज देखो कितने ज्यादा ला रहा है, राइट। ये कोड जो है, मैं हिंट दे देता हूँ, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश और हिंदी इंडिविजुअल का मार्क्स 0 से ज्यादा या 0 के बराबर, 100 के बराबर या 100 से कम, इस रेंज में उसने अगर मार्क्स इंटर किए तभी ये कोड आगे रन हो, अदरवाइज ये कोड ही आगे रन ना हो। नहीं, इनपुट मत लगाओ, अभी इनपुट नहीं लगा, इसलिए इनपुट में बहुत सारे फंक्शन लिखने पड़ते हैं ना, इसलिए हमने इनपुट छोड़ के नॉर्मली यहाँ ऐसे नंबर डालने वाला कर दिया। क्लियर है? क्या? सब सब्जेक्ट का चेक होना चाहिए। हाँ, कि इनके 0 और 100 के रेंज के होने चाहिए। अगर वो मार्क्स है देन आगे का कोड चेक हो। अगर वो मार्क्स गलत है, मान ले तो उसने 4 सब्जेक्ट की सही दी और 5 में का 1000 भर दिया, गलत है तो वो कोड फेल हो जाना चाहिए हमारा। वो बताए मुझे, एल्स में बताए इनवैलिड मार्क्स। और अगर और अच्छा चाहते हो तो बोलो इनवैलिड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, वो स्पेसिफिकली बताए कि किस में गलत है या किस में इनवैलिड गलत किया। ये मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? इसी को कंटिन्यू करना। और इफ एलिफ एल्स स्टार्ट हो जाता है, आपका लॉजिकली सोचना स्टार्ट हो जाता है, देन फिर बस लूप को समझना है और कोड का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी फंक्शंस, मेथड्स, वही डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट वही सारे यूज होने होते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताइए, किसी का कोई डाउट? लूप तो चल ही नहीं रहा भाई। हाँ, हाँ, वो सोचो। हाँ, मैं आंसर बता दूं मैं?